चलिए यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पे कि थैलेसीमिया है एक। देखिए थैलेसीमिया यह एक जेनेटिकल डिजीज है, याद रखिएगा। यह एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, यानी यह एक अनुवांशिकी विकार है। क्या है? यह एक अनुवांशिकी विकार है। यह पेरेंट से यानी माता पिता से यह बच्चों तक जाता है। यह एक अनुवांशिक बीमारी है, याद रखिएगा, और यह माता पिता से बच्चों तक जाता है। ये एक तरह से ऑटोजोमल, इसे ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज कहा जाता है। रिसेसिव डिजीज यानी हमारे दो तरह के एक ऑटोजोम होता है, एक एलोजोम होता है, क्रोमोजोम, ठीक ना। जैसे 23 पेयर है ना, 23 पेयर में 22 पेयर जो है आपका ऑटोजोम है और एक पेयर क्या है? एलोजोम है। ये 22 पेयर क्या करता है? आपका सोमेटिक करेक्टर को डिसाइड करता है, कायिक चरित्र को, और यह एक पेयर जो है सेक्स डिटरमाइन करता है। इसी 22 पेयर में क्या होता है? इसी में प्रॉब्लम है। थैलेसीमिया के दो प्रकार होते हैं, एक अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है, समस्या क्या होता है थैलेसीमिया में? हीमोग्लोबिन ही नहीं बन पाता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन जो है यही बाधित हो जाता है। हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, ऑटोमेटिक क्या है? ब्लड की कमी होगी। जब डॉक्टर के यहाँ जब टेस्ट करवाया जाता है ब्लड का, हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन जैसे ही डॉक्टर देखता है कि एबनॉर्मल लेवल पर आ गया, ठीक ना। महिला में कितना? 11 से 13 होना चाहिए, और पुरुष में क्या? 14 से 16 ग्राम होना चाहिए हीमोग्लोबिन। इस लेवल से भी काफी ज्यादा, अगर मान लिया किसी को 5 आ गया, 6 हीमोग्लोबिन है, 7 है, ठीक ना, इस स्थिति में डॉक्टर क्या करता है? एक बार कंफर्म होने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए थैलेसीमिया को लिखता है, ठीक ना। एचपीएलसी टेस्ट होता है यह, एचपीएलसी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक। क्रोमेटोग्राफी का टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है आपका? ये पता चल जाता है हीमोग्लोबिन में कि जैसे दो तरह का चेन होता है, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन, ठीक ना। अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन देखा जाता है कि ये बन पा रहा है कि नहीं, ठीक ना। और उसमें अगर समस्या होती है, ये नहीं बन पा रहा है अल्फा ग्लोबिन का चेन और बीटा ग्लोबिन का चेन, तो कहा जाता है क्या? अल्फा थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया है। यानी क्या है? यह एक रक्त संबंधी रोग है, और क्या है? यह आनुवंशिक रोग है, ठीक ना। ऐसे व्यक्ति की को काफी ज्यादा समस्या होता है। हर 15 दिन 20 दिन पर शुरुआत में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन करा है एलिसा। एंजाइम, इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो बेंट एसे। यह एक तरह से आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, याद रखिएगा। यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। शुरू में पता लगाने के लिए किया जाता है कि कहीं एचआईवी तो नहीं है, कहीं हेपेटाइटिस तो नहीं है, हेपेटाइटिस तो नहीं है, ठीक ना, या फिर थायराइड का डिसऑर्डर है, उसके लिए भी ये आपका किया जाता है, ठीक ना, एलिसा टेस्ट। इसमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करके और ये पता चल जाता है कि इस की समस्या है या नहीं है, ठीक ना। एलर्जी का टेस्ट होता है, ठीक, हार्मोन का टेस्ट होता है, एससीजी वगैरह का भी जो किट का टेस्ट करते हैं आपका इसी पर बेस्ड है। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है आपका। देखिए एक बात याद रखिएगा, एलिसा जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है, लेकिन कंफर्म टेस्ट करने के लिए एचआईवी का वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होता है, ठीक ना। इससे एक बार पता चलेगा। कैसे होता था? जैसे आप कोरोना के समय करवाते थे, ठीक ना, तो उसी तरह से कंफर्म टेस्ट कैसे? पीसीआर से होता था, ठीक। तो पहले क्या स्क्रीनिंग टेस्ट क्या किट से होता था, किट में अगर पता चल गया तो कंफर्म होने के लिए पीसीआर का टेस्ट कर। इसी तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में आपके एलाइसा होता है, एलाइसा भी कहते हैं लोग, कुछ एलाइजा भी कहते हैं, और बाद में कन्फर्म होने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग करवाया जाता है। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यही होगा आंसर सी, ठीक ना। दूसरा कह रहा है हेमेटाइट क्या है। देखिए हेमेटाइट की बात कीजिएगा, आयरन का ओर है। क्या है? यह आयरन का ओर, Fe2O3 हेमेटाइट होता है, ठीक। आयरन का बहुत सारा ओर है जिसमें आपका एक हेमेटाइट है, ठीक ना। क्या है? हेमेटाइट, हेमेटाइट है। फिर मैग्नेटाइट भी आता है। क्या? मैग्नेटाइट, Fe3O4
बॉक्साइट का है, जैसे अल्मुनियम का बॉक्साइट है, बॉक्साइट है Al2O3। तो बहुत सारा और है जो आपको एक जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पर आपको दिखेगा, ठीक ना। बॉक्साइट में अगर जैसे कि अल्मुनियम एक और जाइएगा तो अल्मुनियम का एक और है आपका क्रायोलाइट, ठीक ना, क्रायोलाइट है, ये भी आपका और है। Na3Al Na3AlF6 कहा जाता है, Na3AlF6। इस तरह से आपको मिलेगा। कॉपर का जैसे जाइएगा तो क्यूप्राइट है आपका, क्यूप्राइट है, ठीक ना। इसमें और जाइएगा तो आपको मालाचाइट है, मालाचाइट है, ठीक ना। इस सब का जैसे क्यूप्राइट का फॉर्मूला होता है क्या आपका Cu2O हो जाता है क्यूप्राइट का फॉर्मूला। फिर आपका जैसे मालाचाइट है CuCO3 तो इस तरह से आपका, तो यहाँ याद रखिएगा ये दोनों। और इसके बारे में खूब पूछता है आपको, इसके बारे में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये सब आपका खूब पूछता है, ठीक ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एराइज होने की संभावना रहती है। तो ये क्या है आपका आयरन का ओर है। बॉक्साइट पूछता है तो क्या कहते हैं हम लोग कि यह अल्युमिनियम का ओर है। दूसरा क्वेश्चन, जंग का सूत्र क्या है। देखिए जब Fe में ऑक्सीजन जब रिएक्ट होगा तो ये बनाता है क्या आपका Fe2O3। लेकिन क्या है पर्यावरण में कुछ आपका हाइड्रेटेड फॉर्म, कुछ मॉइस्चर भी होता है, ठीक ना। ये मॉइस्चर डिपेंड करता है कैसा सरकमस्टांस है, ठीक ना, कैसा इन्वायरमेंट है। कहीं कहीं पर क्या होता है बहुत ज़्यादा आर्द्रता वाला इन्वायरमेंट होता है, कहीं पर कम आर्द्रता वाला इन्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर H2O अगर लगेगा, लेकिन H2O का आप कह नहीं सकते हैं कि कितना आपका मात्रा होगा, ये उस वातावरण पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा Fe2O3 इंटू एक्स आप ले लीजिए, कोई फिक्स नहीं है, इंटू H2O। ये आपका जो होता है ये जंग होता है, क्या होता है ये जंग। और यह क्या है एक केमिकल रिएक्शन है, क्या है ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक ना। और इससे क्या होता है धातु आपका डैमेज हो जाता है। धातु के पहले क्या होता है धातु का भार कमता है, बढ़ता है, और फिर जाकर के क्या होता है कमता है, ठीक ना। तो बार बीपीएससी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका Fe2O3। और जंग लगने की जो घटना होती है जिससे धातु आपका खराब होता है, इसको कहा जाता है क्या कोरोसन, क्या कोरोसन यानी संक्षारण, संक्षारण, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन करा हैबर विधि में N2 और H2 के संयोग से क्या। देखिए अमोनिया का अगर प्रोडक्शन करवाना है, ठीक ना, तो N2 और H2 को मिला करके अमोनिया बनता है। और यह अमोनिया को प्रोडक्शन का एक कॉमर्शियल मेथड है, ठीक ना। करीब आपका इसमें एटमॉस्फेयर 250 से करीब 500 एटमॉस्फेयर रखा जाता है, और करीब 250 से आपका 380 से लेकर के करीब आपका 450 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रखा जाता है, ठीक ना। कुछ आयरन कोबाल्ट इस सब की उपस्थिति में ये रिएक्शन करवाया जाता है, और इसे कहते हैं हैबर रिएक्शन या हैबर बोच रिएक्शन भी कहते हैं, हैबर बोच रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक ना। और इस तरीके से क्या होता है इंडस्ट्रियल लेवल पर कॉमर्शियल रूप में अमोनिया का प्रोडक्शन करवाया जाता है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन करा है सोडियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक का तत्व है। देखिए सोडियम Na, सोडियम इसका परमाणु संख्या क्या होता है 11 और द्रव्यमान संख्या 23 होता है। जब इसका निकालेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 यानी 2 4 6 10 11, यानी आप देख रहे हैं क्या इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है एस ब्लॉक में गया है। जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा उसी को कह सकते हैं आप क्या उस ब्लॉक का है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक ना। एस यानी एनएस 1 से 2 गया है, ठीक ना। एनएस कभी कभी क्या होता है एक भी होता है, जैसे कि अब मैग्नीशियम की बात कीजिएगा, ठीक ना। मैग्नीशियम क्या होगा 12, तो वहां पर एस में 2 चल जाएगा। तो यानी अगर देखा गया है तो 1A का एलिमेंट और 2A का एलिमेंट, इसे अल्कली कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो इसमें जब आप जाइएगा तो बेरिलियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आपका मिलेगा। और यहाँ पर जाइएगा तो क्या होगा, आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक ना, पोटेशियम हो गया, रूबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम, ये सब का सब क्या है 1A का एलिमेंट है। ठीक, तो यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब ऑर्बिट में जाता है हम कहते हैं वह उसी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक, तो यहाँ क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम का कहाँ गया है, एस सब ऑर्बिटल में गया है, तो इसलिए करके हम क्या कहेंगे इसको, एस ब्लॉक का एलिमेंट। पी में जाता है तो पी कहते, डी में जाता है डी कहते। दूसरा क्वेश्चन है, एल्केन का समान सूत्र क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, ये अल्कीन का है, ये क्या है अल्कीन का है, और ये क्या है आपका अल्काइन का है। ठीक ना, ये क्या है आपका अल्केन का। तो एल्केन में क्या होता है, एन जुड़ा रहता है, याद रखिएगा एन। इसमें क्या है आपका इन है, और इसमें क्या है आपका वाइन है। ठीक ना, इस तरह का आपका उसमें लास्ट में जुड़ा रहता है। ठीक, जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक ना, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब क्या है आपका अल्केन का है। ठीक ना, एथीन, प्रोपीन, इन लग गया मतलब आपका एल्कीन का है। ठीक, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो इसका पीएच का मान सम होता है। देखिए आप जान रहे हैं, एक हम ट्रिक बताए थे अनिल, यानी एसिड क्या करता है, एसिड नीला लिटमस को क्या कर देता है आपका लाल कर देता है, नीला लिटमस को लाल करता है। ये काम किसका है आपका अम्ल का है। ठीक, लेकिन क्षार क्या करेगा, क्षार क्या करेगा, बेस क्या करेगा, बेस आपका क्या करेगा लाल को नीला कर देगा। यहां पूछ रहा है लाल लिटमस को नीला करना, लाल को नीला कर रहा है, यानी क्या क्षार होगा। और क्षार का कभी भी पीएच जो होता है, यानी पीएच अगर 7 से अगर ज्यादा है मतलब क्या होगा आपका क्षार है, और 7 से अगर कम है तो क्या होगा अम्ल है, एसिड है। ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ इसका क्या होगा 7 से ज्यादा होगा, तो 7 से ज्यादा यहाँ पर 10 है, तो आंसर ये होगा। दूसरा कह रहा है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा क्या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक ना, जैसे एंटा एसिड के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कभी गैस वगैरह बन जाता है तो उसमें आपको ये सब लिया जाता है। ठीक ना, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। ये आपका क्या है वाशिंग सोडा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, झूला झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की अगर आकर बैठ जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g, यानी टाइम पीरियड आपका लेंथ से और ग्रेविटी से, ठीक ना, जी के वैल्यू पर आपका डिपेंड करता है। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का वैल्यू भी क्या होता है आपका परिवर्तित होते रहता है। ठीक ना, अर्थ पे कुछ है, उसके बाद मून पे कुछ और है आपका। तो इसमें क्या है आपका, अगर कोई झूल, यहाँ मास का तो कोई मामला नहीं है, फॉर्मूला मास नहीं है, यानी अगर लंबाई अगर चेंज होगा, जी का वैल्यू चेंज होगा, तब आवर्तकाल पर असर भी पड़ेगा। लेकिन अगर कोई लड़की झूला झूल रही है, उसके बगल में कोई दूसरी लड़की आकर के बैठ गई उसी झूले पे, तो उस झूले के स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसका क्या होगा आंसर, अप्रभावित रहेगा। दूसरा है चार्ल्स का नियम गैसों के किस दो गुणों के संबंध सन। देखिए चार्ल्स का नियम V और T के बीच है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम आयतन और ताप के। इसी में बॉयल्स का नियम की बात कीजिएगा, बॉयल्स का नियम ये वॉल्यूम और प्रेशर के बीच होता है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये चार्ल्स का हो गया, चार्ल्स का नियम वॉल्यूम आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। ठीक ना, इसी तरह से आपका एवोगैड्रो लॉ होता है, एवोगैड्रोज लॉ होता है, ये होता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक ना, इसी तरह से गे लुसेक है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर। सक रहा है पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर, ये ऐसा वेग होता है, इस वेग से अगर किसी चीज को फेंकिएगा फिर दोबारा आपको वापस नहीं आएगा। ठीक ना, इसका भी होता है √2gr, 2 × 9.8 और इसका 6.4 × 10⁻⁶ किलोमीटर। जब इसका वैल्यू निकाला जाता है तो आपका आ जाता है कितना, आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक ना,
यही आपका जी का प्लेन वेग का मान है। कह रहा है दो द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K इक्वल टू हाफ mv²। मान लीजिए K1 है मास, इसका वैल्यू V1 है। दूसरा है K2 वस्तु, दूसरे वस्तु का हाफ mv²। कह रहा है कि दो सामान्य द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, समान है, ये फिक्स है आपका। दो सामान्य द्रव्यमान की वस्तुओं का गतिज ऊर्जा का अनुपात कह रहा है 4:1 है। यानी K1/K2 इक्वल टू क्या हो गया, ये अनुपात में लाइएगा, मास क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा V1²/V2²। ठीक, ये हो जाएगा। कह रहा है वेग का अनुपात ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं V1/V2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, K1/K2 भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पहले का और काइनेटिक एनर्जी दूसरी वस्तु का। या V1/V2 अगर कीजिएगा तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा K1/K2। ठीक ना, और K1 क्या है, 4 है, 4/9 का क्या हो जाएगा 2/3। आंसर क्या हो जाएगा 2/3। दूसरा कह रहा है प्रकाश का वेग, ये तो आप जान ही रहे, प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए इसी से आपका करीब अगर देखा जाए तो भूल गिरा जी, देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या है आपका स्पीड है, वैल्यू इसका 150 मिलियन किलोमीटर है क्या आपका सूर्य से पृथ्वी के बीच का दूरी। और जब यही आप निकालिएगा तो v इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से टाइम भी आपका निकल जाएगा, लगभग कितना होता है 8 मिनट आता है यहाँ से जब टाइम निकालिएगा। यानी सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है 150 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आती है उस प्रकाश का चाल क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और समय सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में जो समय लगता है वो कितना 8 मिनट समथिंग सेकेंड लगता है। यहाँ से तीनों चीज निकल जाएगा, इस फॉर्मूला से आप तीनों चीज निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान हो जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला आपका हो C/5 इक्वल टू कितना होता है F - 32/9। मान लीजिए वो कोई टेम्परेचर है थीटा, ठीक ना, थीटा टेम्परेचर पर दोनों समान हो जाएगा, दोनों वैल्यू समान हो जाएगा। तो क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पर θ/5 इक्वल टू क्या थीटा - 32/9। यहाँ से अगर आप कीजिएगा थीटा का वैल्यू माइनस आपका 40 आएगा, -40 आएगा, ठीक ना 40 डिग्री। ये फॉर्मूला तो आप जान ही रहे होंगे C/5 इक्वल टू क्या, ये फॉर्मूला C/5 इक्वल टू F - 32/9। इसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का क्या है रिलेशन आपको पता चल जाता है। चलिए बाद में साफ करना जी। दूसरा है टेस्ला इकाई किसकी है। तो टेस्ला किसकी इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक ना, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग टेस्ला में मेजर करते हैं। जब देखते हुए MRI वगैरह होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज किसी का जो ब्रेन वगैरह का जब MRI करवाया जाता है या पूरे बॉडी का, तो उसमें देखिएगा टेस्ट के रिपोर्ट वाले पर टेस्ला लिखा रहेगा, ठीक ना, यानी टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है। वही विद्युत क्षेत्र की बात कीजिएगा क्या होता है E इक्वल टू होता है F/Q, यानी न्यूटन पर कूलम्ब होता है, ठीक ना, न्यूटन पर कूलम्ब होगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 91 का B होगा। दूसरा है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु, निम्नलिखित में कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा उत्पन्न करने में प्रयोग किया है। देखिए दो तरह का होता है आपका, यूरेनियम का 235 होता है और यूरेनियम 238 होता है। 235 और 238, 235 का ज्यादातर यूज होता है, ठीक ना। देखिए एक बात बताया 235 का जो है आपका ये तो 99.3% ये पाया जाता है और मात्र 0.7% आपका ये पाया जाता है, ठीक ना, यूरेनियम 235 पाया जाता है। और कम है तो इसी का क्या है ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक्चुअली क्या है
यह आपका फिजाइल होता है, फिजाइल यूरेनियम है, मतलब यह इजीली जो है आपका न्यूट्रॉन से रिएक्ट नहीं कर पाता, विखंडन नहीं कर पाएगा। जबकि ये क्या है आपका इजीली न्यूट्रॉन से क्या होता है, विखंडन कर पाता है, न्यूट्रॉन से इजीली रिएक्ट कर पाता है। इसको लेकर के इसको हम लोग फर्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टाइल। तो हम लोग का यूज होता है फर्टाइल का है। लास्ट में फिर टेक्निक भी आता है, यूरेनियम 238 को 235 में कन्वर्ट किया था, लेकिन काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए करके क्या कहते हैं हम लोग बाहर से यूरेनियम को मंगवा लेते हैं, ठीक ना। यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इस सब का आपका थोरियम हो गया, इस सब का यूज किया जाता है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में, ऊर्जा के लिए। ठीक, ये हो गया आपका आंसर यूरेनियम 235। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? देखिए 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3 × 10⁻6 जूल होता है। देखिए 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट क्या होता है, किलोवाट हो गया 1000 वाट इंटू आवर। 1000 इंटू वाट मतलब क्या है, पावर, यानी जूल बटे सेकेंड, और घंटा में जाइएगा तो क्या होगा 60 × 60 हो जाएगा। ठीक, इस हिसाब से अगर देखिएगा आपका तो कितना हो जाएगा, पूरा 3 × 10⁻6 और 6 जूल हो जाता है। ठीक ना आंसर। यहाँ से आपका 1 सेकेंड आएगा, तो इस सेकेंड से सेकेंड आपका कट जाएगा। 1 घंटा में कितना होता है, 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, तो ये हो गया 3600, और उधर कितना हो गया 1000, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और यही क्या होता है आपका कॉमर्शियल यूनिट, किलोवाट आवर में ही हम लोग मेजर करें, जिसे हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। ठीक ना, आंसर हो जाएगा आपका ए। दूसरा में कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए ये अंडाशय, मादा में क्या होता है, अंडाशय में ही क्या होता है, एग प्रोड्यूस होता है, अंडा। उसके बाद गर्भाशय में क्या होता है आपका यूट्रस, जिसे हम लोग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, यूट्रस। इसके क्या कहते हैं हम लोग, ओवरी। उसके बाद शुक्रवाहिका और डिंब वाहिनी। शुक्रवाहिका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ये क्या है आपको, ये आपका मेल का है, ये क्या है आपका मेल का है। डिंब वाहिनी इसे हम लोग कहते हैं ओविडक्ट को, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब को कहते हैं। ठीक ना, तो ये क्या है आपका, ये आपका मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक ना कि फीमेल का। बाद में कि ए बी और डी तीनों क्या है आपका मादा प्रजनन तंत्र का पार्ट्स है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, यानी शुक्रवाहिका नहीं है। ठीक ना, यही क्या करता है, मेल में जो स्पर्म बनता है टेस्टिस में, उस स्पर्म को क्या करता है, कंडक्शन करने का, ले जाने का काम आपका शुक्रवाहिका के द्वारा होता है। दूसरा क्या है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, जो वृक्क क्या है, उत्सर्जन तंत्र का है। ठीक ना, उत्सर्जन तंत्र का, यही क्या करता है, किडनी जिसे हम लोग कहते हैं। वृक्क का मतलब क्या होता है, किडनी। और किडनी क्या है आपका, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये पार्ट है। ठीक ना। दूसरा कार्य निम्नलिखित में से कौन से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है? देखिए विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। स्लेडन और स्वान साहब 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। उनके अकॉर्डिंग कहना था कि सभी जीव कोशिका एवं इसके उत्पाद के बने। उत्पाद मतलब इसका टिश्यू, ऑर्गन, इस सब का चीज का बना होता है। लेकिन एक वायरस है, जो वायरस क्या है, इस नियम को फॉलो नहीं करता, यानी वायरस क्या है, कोशिका का बना नहीं होता है। तो वायरस किस चीज का बना होता है, तो वायरस बना होता है आपका न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। यानी न्यूक्लियो मतलब क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए। तो वायरस को देखिएगा तो वायरस में डीएनए या आरएनए होगा और प्रोटीन होगा। ठीक ना, यह कोशिका नहीं है, यह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। इसे सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। ठीक ना, इसमें सजीव का भी गुण है और निर्जीव का भी। होस्ट से बाहर होगा तो क्या होगा, आपका निर्जीव हो जाता है। जैसे होस्ट मिलेगा, कोई प्लांट या लिविंग टिश्यू ये सब मिलेगा तो फिर क्या होगा, उसमें जाते हैं यह जिंदा हो जाता है। तो इसको वायरस को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? देखिए इंसुलिन ये जंतु हार्मोन है। ठीक ना, इंसुलिन क्या करता है हमारा आपका निर्माण, ये आपका ये इंसुलिन क्या करता है, ये ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाता है। पेनक्रियास से निकलता है, अग्नाशय से
ठीक ना। और इसी के कमी से क्या होता है, जब इंसुलिन कम हो जाता है, जब कम प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, व्यक्ति में डायबिटीज की समस्या होती है। थायरोक्सिन ये क्या है, थायराइड से रिलेटेड है। इसी कमी से क्या होता है, घेघा नाम की बीमारी। एस्ट्रोजन क्या है आपका, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये सब क्या है आपका, सेक्स हार्मोन है। ये क्या है आपका, सेक्स हार्मोन है, ठीक ना। साइटोकाइनिन क्या है, ये प्लांट हार्मोन है। ये क्या आपका, प्लांट हार्मोन है। ये क्या करता है, सेल, साइटो मतलब क्या होता है, सेल, सेल को ग्रोथ कराने में, सेल ग्रोथ कराने में क्या करता है, ये मदद करता है, ठीक ना। साइटोकाइनिन आपका, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन ये सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टिश्यू कल्चर में, ठीक ना। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये पूछ रहा है 98 में कह रहा है पित्त जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है, देखिए पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है, याद रखिएगा। लीवर आपका क्या करता है, लीवर आपका बाइल जूस बनाता है। क्या करता है, ये बाइल जूस बनाता है, जिसे हम लोग पित्त रस कहते हैं। क्या, पित्त रस कहते हैं। और यह जाकर के स्टोर होता है कहाँ पर, ये गॉल ब्लाडर में स्टोर होता है। कहाँ, गॉल ब्लाडर में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। क्या, पित्ताशय। इसका क्या काम है इस बाइल जूस का, ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी वसा का पाइसीकरण करता है, पाइसीकरण करता है। यानी बड़े बड़े वसा के जो टुकड़े हैं उसको क्या करता है, तोड़ करके छोटे छोटे वसा के टुकड़े में ये तब्दील कर देता है। कभी कभी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने से गॉल ब्लाडर में स्टोन हो जाता है, जिसे हम लोग गॉल ब्लाडर का स्टोन कहते हैं। बाद में जब गॉल ब्लाडर को काट करके हटा दिया जाता है तो वैसे व्यक्ति को क्या डॉक्टर सजेस्ट करता है कि भाई आप फैटी चीज, वायली चीज थोड़ा सा कम खाइए, ताकि क्या होगा, अगर वायली फैटी चीज अगर आप खाइएगा तो गॉल ब्लाडर तो आपका काट के हटा दिया गया है, तो बाइल जूस क्या है आपका, अब डायरेक्ट आ रहा है, स्टोर नहीं हो रहा है। पता चलेगा जब आपको बॉडी में जरूरत है तो बाइल जूस आया ही नहीं, ठीक ना। इससे क्या होगा, वसा का सही से पाचन बॉडी के शरीर में, व्यक्ति के शरीर में नहीं हो पाता है। इसलिए करके डॉक्टर ऐसे व्यक्ति जिनका गॉल ब्लाडर की सर्जरी हुई है, गॉल ब्लाडर काट करके हटा दिया गया है, वैसे व्यक्ति को फैटी चीज से दूर रहने के लिए कहा जाता है, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, पित्ताशय। अगर आभासी फल का एक उदाहरण, आभासी फल जिसे हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्या, फॉल्स फ्रूट। देखिए फ्रूट जो है आपका ओभरी से, ओभरी जो है अंडाशय, अंडाशय जो है ये बनाता है क्या आपका, फ्रूट बनाता है, अंडाशय फ्रूट। बीजांड, ओव्यूल जो होता है, बीजांड ये क्या करता है आपका, सीड बनाता है। तो क्या होता है, अगर ओभरी से फ्रूट बना है तो उसे आप ट्रू फ्रूट कहिएगा, लेकिन ओभरी के अलावा अगर किसी पार्ट से बना है तो उसे हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या आपका, सेब है, नाशपाती है, ठीक ना, स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या है आपका फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है, ठीक। सेब का काफी ये थैलामस पार्ट से बना होता है, ठीक ना। तो ये आपका ट्रू फ्रूट नहीं है सेब, याद रखिएगा। दूसरा कह रहा है रक्त में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाता है तो क्या होता है। देखिए एक बात बता रहे हैं, एडीएच को हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक ना। जब जब आप चाय चाय पीते हैं, कॉफी लेते हैं, ठीक ना, या अल्कोहल वगैरह लेते हैं, यह एडीएच जो है आपके बॉडी से क्या हो रहा है, स्रावित होना कम हो जाता है, ठीक ना। स्रावित होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका यूरिन ज़्यादा हो निकलने लगता है बॉडी से। बार बार देखिएगा अल्कोहल लेने के बाद, ठीक ना, शराब पीने के बाद, कॉफ़ी पीने के बाद, चाय पीने के बाद क्या होता है, लोगों को पेशाब ज़्यादा होता है। एक्चुअली क्या होता है, एडीएच क्या करता है, एडीएच का मात्रा कम हो जाता है, जिसकी वजह से यू, अब देखिए एडीएच करता है क्या है, एडीएच क्या करता है आपका बॉडी में, क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्प्शन करने में क्या करता है, मदद करता है। अब देखिए होता है क्या है, एडीएच वाटर का एब्जॉर्प्शन, शरीर को क्या है, पानी की भी जरूरत है। एडीएच जैसे ही घटेगा तो वाटर का, पानी का शरीर क्या करेगा, अवशोषण नहीं कर पाएगा, सारा का सारा पानी क्या है, पेशाब के द्वारा निकल जाएगा, ठीक ना। अब क्या है कि कम अगर एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक ना, तो उससे फिर क्या होगा, पेशाब में ज़्यादा जलन होने लगेगा, ये भी समस्या होती है। तो इसको क्या करता है, यूरिन को मात्रा को रेगुलेट करने के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करने के लिए क्या है आपका एडीएच का लेवल मेंटेन होना जरूरी है। और इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस, ठीक ना, डायबिटीज इंसिपिडस भी कहते हैं।
इंसुलिन का मामला होगा तो डायबिटीज मिलेटस कहते हैं, और एडीएच का मामला होगा तो डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। इसी एडीएच का एक और नाम क्या है, एक और नाम है आपका वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन। जैसे ही आपका बीपी क्या होगा, बीपी आपका लो होगा, वेसल्स क्या होगा आपका सिकुड़ने पर होगा, फिर क्या होगा, वेसल्स को, रक्तवाहिनी को क्या करेगा, उसको दबाव दे करके फिर क्या करेगा, बीपी को क्या करेगा, या ब्लड प्रेशर को भी क्या करेगा, नॉर्मल करने का ये काम करता है। और देखिए एडीएच जो है, एडीएच आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझ आइए यूरिन से है। अगर एडीएच क्या है, एडीएच अगर कम निकल रहा है इसका मतलब क्या होगा, यूरिन ज्यादा हो रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, एडीएच का कमी हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, मूत्र की मात्रा आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ से इस क्वेश्चन कैसे रिलेट कर सकते हैं। चलिए ये आपका टोटल हमने 25 क्वेश्चन करवा दिया। फिर हम लोग मिलते हैं नए टेस्ट में। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक सेशन आपके लिए रहा होगा। सेशन पसंद आए अपने मित्र लोगों को भी आप शेयर करने की कोशिश करें, ताकि वो भी बेनिफिटेड हो सके, ठीक ना। हम लोग को भी प्रोत्साहन मिलता है, ज़्यादा लोगों तक हमारा अगर टेस्ट सीरीज का फायदा अगर हो पाए तो समझिए संस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो हम लोगों का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा टेस्ट सीरीज जाए, लोग बहुत सारे छात्र, ठीक ना, ऑनलाइन भी देखते हैं तो उन्हें यह फायदा हो सके, ठीक ना। और कोशिश कीजिए जो लोग सक्षम हो सके सेंटर पर आकर के ऑफलाइन मोड में आप लोग टेस्ट दें। आप टेस्ट का चार्ज जान ही रहे, मात्र 5 रुपया का एक सिक्के वाली टेस्ट को रखा गया है। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इकोनॉमिकल रूप से बर्डन की भी बात नहीं है। तो टेस्ट देने के लिए ऑफलाइन सेंटर पे मछुआ टोली या फिर मुसल्लपुर वाले सेंटर जो भी ब्रांच है वहाँ पे आप आएँ, टेस्ट दें, और आप अपने नॉलेज को परखिए कि आप कितने पानी में है। अगर आपको लगेगा टेस्ट में मेरा अगर थोड़ा सा रैंक कम आ रहा है, मार्क्स कम आ रहा है, तो फिर आप अपने मेहनत को थोड़ा सा तेज करें, अभी एग्जाम में समय है, ठीक ना। तो इस तरीके से अगर आप टेस्ट लगातार दे रहे हैं, और जैसे मान लिया अभी हमने हार्मोन पढ़ाया, एडीएच पढ़ाया, अब हार्मोन वाले चैप्टर को जाकर के आप पढ़ेंगे, एडीएच को पूरा पढ़ लेंगे, तो क्या होगा, ये आपके मुट्ठी में आ जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग इस ढंग से क्वेश्चन आपको देंगे ना कि लगेगा कि एक समय के बाद लगभग सारे टॉपिक को टच कर हो गया आपका, ठीक। और फिर आपका क्या है, एक बार रिवीजन हो जाएगा, फिर क्या है, आप अच्छे मूड में आ जाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में। धन्यवाद आप लोगों को।